जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। दिस इज इंग्लिश मेंटर रुचिर। आशा करता हूँ आप सब लोग सुखद हैं, बिल्कुल घर पे सुरक्षित हैं और पढ़ाई जम के कर रहे हैं। तो बच्चों, पॉपुलर डिमांड पे स्टार्ट कर रहे हैं आज से अग्नि सीरीज। अग्नि सीरीज जो आपकी इंग्लिश संबंधित हर समस्या का समाधान देगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, सीएपीएफ, एफकैट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इसमें कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो चलो बच्चों, अब बात करते हैं कि सीरीज में हम आपके साथ में करेंगे क्या 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 हमारे पास प्रोसीजर होगा, क्या स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाएंगे, कैसे हमें एग्जाम की तैयारी रखनी है। ठीक है, अलग अलग पेपर्स के लिए, आपका भी एयरफोर्स का पेपर है जैसे, उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जो आपकी इमीडिएट पेपर आपका आ रहा है। फिर आपका अप्रैल का जो एग्जामिनेशन है उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस पर तो हम लोग काम करेंगे और बता देंगे कि भाई इस सीरीज में मैं आपके लिए क्या खास लेकर के आया हूं। ठीक है, तो साथ में बना ही रहेगा। लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ में, बताइए उन्हें कि इस तरह की वीडियो आपके पास अवेलेबल हैं केजीएस के डिफेंस चैनल पे। और ये डिफेंस चैनल सिर्फ केजीएस डिफेंस चैनल नहीं, ये केजीएस डिफेंस देहरादून पे भी उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो आपके लिए ध्यान रखना है कि लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अग्नि सीरीज को। और ये मन में ठान लेते हैं कि इस बार एग्जाम में इंग्लिश में तो बढ़िया से बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे ही आएंगे, और सब्जेक्ट्स में तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। इस बार इंग्लिश में कहीं पे भी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों शुरू करा जाए आज का काम। ठीक है, सबसे पहले चलो बातें करते हैं कि भाई हमारे पास सर इंग्लिश ग्रामर है, तो इसके अंदर कमांड कैसी लाई जाए, इसके अंदर कैसे हम लोग उसको अपनी वीकनेस को दूर करें, उस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे अग्नि सीरीज के अंदर ही अपने पूरे सेशन को लिखते हुए। और जरा ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें क्या क्या रहेगा, आपके पास सिलेबस में क्या क्या है। मेरे बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं, मेरा नाम इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ केजीएस में काफी समय से। अब मेरा नाम रुचिर कुमार है। इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते लगभग 23 साल मुझे हो चुके हैं, उनसे भी थोड़ा सा ज्यादा ही हो चुके हैं अब तो। ठीक है, और हर तरह से मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ। बाइलिंगुअल मेथड रहेगा मेरा सीरीज के अंदर भी, जैसे आपके साथ में अभी हिंदी में बातें चल रही हैं, ऐसी आपसे बातें चलती रहेंगी थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, और ये कोर्स एक दिन का नहीं है या एक दो हफ्ते का नहीं है, ये कोर्स लगातार चलता रहेगा जब तक आपकी नीड्स होंगी। ठीक है, जब तक आपके एग्जाम्स में आप लोग अच्छे से मार्क्स अपने क्लियर नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करा जाए। क्या क्या रहेगा भाई हमारे इस सीरीज के अंदर। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉलो करेंगे एक टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से आपको वीडियोस अपलोड होकर मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अभी कमिंग डेज में आपको उसके अंदर लाइव क्लासेस पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लासेस किसी भी लाइव क्लास के बराबर होंगी, आप बेफिक्र रहिएगा बिल्कुल। किसी भी तरह की कोई कमी होगी कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपको आंसर मिलेगा उसका। राइट, तो बच्चों शुरू करा जाए। सबसे पहली बात, ग्रामर क्लास के अंदर आपको मिलेगा ग्रामर रूल्स। ठीक है, उसके साथ में आपके मिलेंगे भाई एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं इनके अंदर एमसीक्यू पीवाईक्यूज भी आपको कराए जाएंगे विद रूल्स विद कॉन्सेप्ट्स। साथ में विकैबुलरी, जो आपकी हमेशा एक परेशानी रहती है कि भाई सर ये विकैबुलरी नहीं आ रही है, इसको कैसे ठीक करें, तो इसको हम लोग इंप्रूव करेंगे। साथ में सीरीज के अंदर प्रैक्टिस कर करके हर तरह से एग्जाम्पल्स बनाएंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज से भी करेंगे और कुछ रूट्स भी सीखेंगे। उसके बाद में एडिटोरियल्स। जी हाँ, जो बच्चे मेरे सीएपीएफ के हैं, ठीक है, उनको निराश होने की जरूर दिक्कत नहीं होती कि कहते हैं सर सीएपीएफ है हमारे को प्रेसी रेटिंग नहीं आता सर, तो प्रेसी रेटिंग कैसे करें। तो प्रेसी रेटिंग के लिए भी आपको यहां से पूरी मदद मिलेगी। ठीक है, आपको जितने भी ऐसे रेटिंग का पोर्शन होगा उसके लिए मदद मिलेगी, और साथ में एडिटोरियल्स, ताकि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके, मोर ओवर आपकी विकैबुलरी और बूस्ट हो सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास एडिटोरियल्स में रहेंगी टाइम टेबल बेसिस पे। और हमारे लगातार मॉक टेस्ट होंगे उन बच्चों को खास ध्यान रखते हुए जो अपने अभी एयरफोर्स के पेपर देने वाले हैं। ठीक है, इन 10-15 दिनों में जो अपने एयरफोर्स के पेपर देंगे उन बच्चों के लिए खासकर ये सीरीज स्टार्टिंग में मैं ऐसा कुछ डिजाइन करूंगा कि उनको मॉक टेस्ट मिले, ताकि उनकी एक प्रैक्टिस हो सके अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोर्स। ठीक है, तो बच्चों टाइम टेबल ऐसा रहेगा हमारा, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे आपके पास मंडे के दिन आपका, जैसे आज का है अपना रिकॉर्डिंग का सेशन अपना चल रहा है फिलहाल, तो आप क्या रखेंगे, विकैबुलरी का पोर्शन देखेंगे मेरे साथ में और मॉक टेस्ट। चलो आज विकैब की जगह पे मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको थोड़ी सी कि आपको कैसे अपने कोर्स को डिजाइन करना है, आगे किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बाकी जब आपके पास ट्यूसडे और वेडनेसडे मिलेगा तो आपके ग्रामर रूल्स विद एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस होंगे। साथ में आपके पास थर्सडे को एडिटोरियल्स के लिए पूरा अपना 1 घंटे का सेशन फिक्स रहेगा। हाँ, ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस भी अगर आती हैं तो ये 1 घंटे से कम की नहीं होंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 आवर एटलीस्ट जाएंगी। उसके बाद में फ्राइडे के दिन आपका मॉक टेस्ट लगेगा, और सैटरडे संडे को आपको मैं आपकी सेल्फ स्टडी कर दूंगा ताकि आप एनालाइज करें आपकी वीकनेसेस को, और अगले दिन आके फिर से मुझसे डाउट्स वगैरह पूछें। जी ये टाइम टेबल चेंज होगा बच्चों। ठीक है, आपके मन में ना सर ये टाइम टेबल एक सा ही रहेगा क्या, नहीं, ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चेंज करता रहूंगा। इसमें डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी लेके आऊंगा आपकी, जो आप मुझसे लगातार ऑफलाइन या ऑनलाइन में मुझसे पूछेंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सारे अपने कमेंट्स डालने हैं, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो ये आपके पास कौन से पोर्टल्स पे उपलब्ध रहेगी पहले इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। केजीएस डिफेंस पे तो ये आपके पास होती है हमेशा की तरह, और साथ में केजीएस डिफेंस देहरादून
जी हमारा जो देहरादून सेंटर है यहाँ पे भी अपना YT का चैनल उपलब्ध है, तो इस पे आपको ये वीडियो भी मिलेंगी, ठीक है। तो जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, तुम्हारे तो मजे ही हैं फिर तो, ठीक है। ऑफलाइन में भी पढ़ोगे और ऑनलाइन में भी पढ़ोगे, और कोशिश ये रखूंगा कि चैप्टर अलग अलग हो, ठीक है। अगर मैं ऑफलाइन में टेंसेस पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ मैं कोई और चैप्टर कराऊँ, तो आपका टाइम सेव हो जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन बच्चे तो अपने डाउट्स को पूछते रहेंगे, साथ साथ सीखते ही जाएंगे, ठीक है। फ्री क्लासेस हैं, कुछ पे नहीं करना है। जो लोग हज़ारों चार्ज करते हैं यहाँ आपको KGS फ्री में करा रहा है, ठीक है। तो चलो देखा जाए सिलेबस के अंदर क्या क्या रहेगा, और ठीक है। सबसे पहली बात आती है कि भाई सर स्ट्रैटेजी क्या लगाएं, व्हाट इज द गोल्डन स्ट्रैटेजी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि हम कैसे अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें। दिक्कत क्या रहती है, सर समझ ही नहीं आता तैयारी कैसे करें, सर इंग्लिश पे कमांड कैसे लाएं, ये हमेशा एक समस्या रहती है। तो इसको देखो, आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो रटने वाला मेथड होता है कि हमने चीज को रटना शुरू कर दिया, एक होता है चीज को समझ के करने वाला काम। तो मेरे हिसाब से चीज को समझ के करना ज्यादा बेटर है, रादर देन उसको ना रोट मेथड से या मगअप से करना है, रट के चलना, वो चीज इतना फायदा नहीं देती है। तो सबसे पहला काम क्या ध्यान रखना भाई, आप अपना सेशन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करना। देखो अलग अलग स्ट्रैटेजी इसमें मैंने बोर्ड पे आपके लिए बनाई है, मैं बताऊंगा कैसे आप इंप्रूव करोगे, ठीक है। लेकिन देखो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इस जो कॉम्पिटिशन आप स्केल पढ़ते हो, जो कॉम्पिटिशन लेवल पे आपका इंग्लिश का लेवल होता है, ये स्कूल का 10th या 12th स्टैंडर्ड का लेवल नहीं होता। तो आपको इससे थोड़ा सा अपने आप को ना अपग्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा सा एक कदम ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ताकि आप देख सको कि कंपटीशन कैसे होता है। कंपटीशन के अंदर एक चैप्टर से नहीं आता सवाल, मिक्स होके आता है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको एक तरह से सेंटेंस की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसमें क्या कहा गया है ये समझ आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके स्ट्रैटेजी के अंदर ही आती हैं। चलो जरा बात करते हैं इसके अंदर कि क्या क्या आपको तरीके अपनाने हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके पास रीडिंग स्किल्स। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप पैसेज कर पाते हैं, आप लोग अपने पैराजंबर्स कर पाते हैं। तो प्रॉब्लम यही होती है सर, हम लोग पैसेज पढ़ते हैं, हम समझ ही नहीं पाते उस पैसेज में लिखा क्या है, ये कॉमन एक दिक्कत आती है, ठीक है। इसका समाधान क्या है, इसका समाधान है आपके पास न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप लगातार अखबार पढ़ते हो, ठीक है, और अखबार पढ़ते हो का मतलब यह है कि ढंग से उसके आप वर्ड मीनिंग नोट्स करते हो, उसमें ढंग से पूरे बनाते हो पूरे नोट्स अपने, विद मीनिंग्स विद एग्जांपल्स, तो आपको उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले अपने काम करना है स्ट्रैटेजी के अंदर कि एक न्यूज़पेपर लगाइए, उसको पढ़ना शुरू करिए, उसमें से वर्ड मीनिंग्स मार्क करिए, उसमें से ग्रामर मार्क करिए। बहुत चीज़ें मिलती हैं इन पेपर्स में से, ठीक है। सिर्फ ग्रामर इंप्रूवमेंट के साथ में वोकैबुलरी, GS और बहुत दुनिया भर की चीज़ें। तो आपको ये एक हैबिट डालनी पड़ेगी बच्चे कि भाई इसके अंदर मैं अपना स्टडी के अंदर इसको एक तरह से इनकॉर्पोरेट करूँ, पढ़ाई के समय में अपना न्यूज़पेपर लेकर अपना यूज़ करूँ, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस। फिर देखो आपके पास और दिक्कत क्या है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, ठीक है। आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करने में पेपर में दिक्कत आती है, तो आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी से हैबिट डालनी पड़ेगी, एक टाइमर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको थोड़ा सा काम करना है मेरे साथ में इस सीरीज के अंदर, ठीक है। जब मैं आपके मॉक टेस्ट लूंगा टाइमर के अकॉर्डिंग चलेंगे साथ में। उसके बाद देखो और जो पोर्शन आता है कैसे कॉम्पिटिशन में अपनी ग्रामर को हम इंप्रूव कर सकते हैं, वो है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मैंने बताया ना। तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव कर लेते हो, देखो इसके आते हैं कम से कम 10 सवाल, 5 से 10 सवाल इसके पेपर में रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आपने इंप्रूव कर लिया तो कंसिडरेबल हिस्सा आप स्कोर कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्रामर के जो रूल्स हैं इसके ऊपर भी देखो मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ये बेटर होगा। आप सिर्फ इसको सिर्फ एक तरह से ना प्रैक्टिस में MCQ लगा लिए या PYQ लगा लिए और उतने ही कुएं के मेंढक बने रह गए खाली कि उतना ही हिस्सा मैंने याद कर लिया, तो भैया फिर तो मुश्किल ही हो जाएगा। फिर तो जो मैं कह रहा हूँ उसका कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो इस सीरीज से मैं कितनी चला लूँ उसका कोई फायदा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझ गए तो जीवन आसान है भाई, फिर तो कहूंगा मैं आपके लिए बड़ा काम आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ के अप्लाई करना है, ठीक है, फिर आपके MCQ रहेंगे। तो मेरा भी टारगेट ये रहेगा बच्चों सीरीज में कि मैं आपको MCQ और PYQs के साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊं, ताकि आपका एक प्रॉपर चैप्टर के जैसा ना रह जाए किताबी, या सिर्फ PYQ MCQ ना रह जाए, वो मिक्स होके लगे, कॉन्सेप्ट समझ के लगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बने आपकी। तो हमारे पास भैया ये कुछ रहेगा। दूसरा एक और चीज ध्यान रखनी है, हमें ये देखना है कि हम जो कोर्स कर रहे हैं हम कर किस तरह से रहे हैं। हम क्या बिगनर हैं, क्या हम एक नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, या फिर हम एक ऐसे स्टूडेंट जो पिछले कुछ एग्जाम्स को दे चुके हैं, हमें पता है कि पैटर्न क्या है। आपको ये डिसाइड करना है एक तो, ठीक है। देखो जो बिगनर्स होते हैं ये करते क्या है, बिगनर्स जो हैं वो हर चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। सर मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ग्रामर भी चाहिए, मुझे वोकैबुलरी भी चाहिए सर, मुझे 1 वर्ड भी चाहिए सर, ये सारी चीजें इकट्ठी करनी है। ये गलती ना करो, आप प्रायोरिटाइज कर लो कि आपको कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं, आप उसके हिसाब से चलो। सब चीजें इकट्ठी करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो हमारे थोड़े से एक्सपीरियंस होल्डर्स होते हैं जो 1-2 पेपर दे चुके होते हैं, उन्हें शायद समझ आ जाता है कि वहां पे कॉन्सेप्ट ही काम करता है। तो जो बिगिनर्स हैं उनसे आपको मैं कहूंगा कि आप सब तरह का प्रयास करो, बस सब कुछ एक साथ करने का प्रयास मत करो। आप अपनी प्रायोरिटीज बना लो कि भैया मुझे पहले अपने वर्ड मीनिंग ठीक करने हैं, या मुझे पहले अपनी ग्रामर ठीक करनी है।
मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले ग्रामर ठीक कर लो, फिर वर्ड मीनिंग पे फोकस कर लो, अगर थोड़ा सा ज्यादा कमजोर बच्चे हो आप तो। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि देखो प्रैक्टिस से मत डरो। आप प्रैक्टिस करने से डरते हो, आप रिलेक्टेंट रहते हो इन प्रैक्टिस वक्त, तो प्रैक्टिस करने से कभी पीछे मत जाओ। ठीक है, ग्रामर रूल जरूर सीख लिया है लेकिन उसकी एप्लीकेशन भी करो। ठीक है, बेसिक्स अपने ठीक करने हैं, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगाने बहुत जरूरी होते हैं उसके लिए, वो सही बात है, लेकिन बेसिक्स के लिए पहले अपने लॉजिक्स को या अपने जो कहते हैं रैशनल अप्रोच को डेवलप करना पड़ता है, तो उस चीज के ऊपर हम काम करेंगे सीरीज के अंदर। ठीक है, फिर देखिए आपके पास लिसनिंग स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आपको सर लिसनिंग का हमारे क्लास वर्क से क्या संबंध। ठीक है भाई, अगर इंग्लिश को बोलना लग गए ना, इंग्लिश को समझने लग गए, तो आधी ग्रामर प्रैक्टिस तो वैसी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास स्पोकन क्लासेस भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं, जैसे आप पे भी लेके आएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपको अपनी जो स्किल्स हैं बोलने की और अपने स्किल्स है सुनने की, वो भी इंप्रूव करनी है। कई बार आप मूवीज देखते हैं, देखो आप मूवीज पढ़ते हैं तो मूवीज में आप देखो ना, जब आप किताबें पढ़ते हैं आपको समझ नहीं आता, मूवीज देखते हैं तो आपको नीचे सब टाइटल्स लिखे होते हैं, आप उनको पढ़ते हैं, लेकिन कई बार आप उसको फॉलो नहीं कर पाते, डायलॉग को उसने बोला क्या है, क्योंकि सब टाइटल अलग होता है, वो ग्रामर के हिसाब से होता है सब टाइटल। तो देखो फायदा तो मिलेगा ना कहीं से, आपको रीडिंग स्किल्स भी मिल रही हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग स्किल्स भी मिल रही हैं, तो भैया मूवीज देखा करो, इंग्लिश की अच्छे से मूवीज देखा करो। ठीक है, आप क्या करो कि मूवीज के अलावा न्यूज सुना करो, बीबीसी जैसे चैनल्स हैं, सीएनएन जैसे चैनल्स हैं, इनसे आप न्यूज सुनो, एनालाइज करो उसने सामने वाले ने क्या बोला। ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा सा कोशिश करो कि अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज कर सको, जो आपको काम आएगा अपने जैसे एग्जाम में समरी लिखने में, प्रेसी वगैरह में, या कॉन्सेप्ट को पैसेज को समझने में आपके काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपके 10-15 मिनट क्लास के बिगनिंग में ले रहा हूँ, बस ये बताने के कि आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए पेपर के लिए, उसी हिसाब से सीरीज में मेरे साथ में आप जुड़ना आगे। ठीक है, तो भैया ये चीज ध्यान रखनी है कि अपने जो कहते हैं गोल्स जो हैं उसको पहले अपना आप सेट करिए। और देखो आज की डेट में क्या कहते हैं ना, एक मेरा क्या मानना है कि बीइंग अनकंफर्टेबल इज द न्यू कंफर्टेबल। मतलब सर मुश्किल हो रही है, सर दिक्कत हो रही है, सर कैसे करेंगे, सर मजा नहीं आ रहा, सर बोरिंग सा हो गया, सर इतना टाइम नहीं हो पाता सर, भैया ये तो करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बीइंग अनकंफर्टेबल, मतलब आप अपनी प्रतिकूल अवस्था को ना मान लो कि भाई नई अनुकूल अवस्था, हमें कंपटीशन की दुनिया में कोई स्पून फीडिंग नहीं देने वाला, ये आपको समझना है, और आप शायद समझ भी गए हो कि तभी आप ये क्लास देख रहे हो। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ पे आपको अपने आप को उस प्रतिकूल अवस्था में डालना पड़ेगा, उस प्रतिकूल अवस्था से लड़ना पड़ेगा, और उसके बाद में ही आप अपनी अनुकूल अवस्था में आ सकते हैं। तभी मैंने क्या बोला कि बीइंग अनकंफर्टेबल इज द न्यू कंफर्टेबल। ठीक है, लाइन को बड़ा ध्यान से सुनना और समझना इस लाइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो भैया इस चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपके पास है स्पॉटिंग एरर्स। देखो भाई एक्सेल एट स्पॉटिंग एरर्स, क्योंकि 10 सवाल तो इसके मिलते ही मिलते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, एनडीए हो या सीडीएस हो, बाकी के एग्जाम्स में भी इसका कंसिडरेबल हिस्सा ही आता है, और सारा किस पे आधारित होता है, कॉन्सेप्ट्स पे आधारित होता है। तो ये चीजें आपके पास कुछ मैंने आपको साथ बताई हैं बातें, जो आप स्ट्रैटेजी बेस्ड रख सकते हो कि भाई मैं अपनी वीकनेसेस को पहले पहचान लूं, उन पे मैं पहले काम करूं, या सर से मैं पहले उनकी चीज़ों की रिक्वेस्ट करूँ, सर आप मुझे पहले वो काम करा दीजिए जो मुझे कमजोरी मेरी लगती है। ठीक है, सो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो भाई हमारे पास क्या बनी, एक समरी के रूप में बनाए तो क्या समझे हम लोग। सबसे पहली बात हमें काम करना है अपनी विकैबुलरी पे, इसके लिए मैं आपको लगातार वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, ग्रामर की नॉलेज बढ़ानी है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बढ़ानी है। ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाने से काम नहीं होता है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं बच्चों, आपको जो रीडिंग स्किल्स हैं उस पर अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, खासकर जो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग है ये आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस, थ्रू अंडरस्टैंडिंग, ये सारी बातें करके। अंडरस्टूड। उसके बाद बच्चों प्यारे क्या ध्यान रखना है भाई, सैंपल पेपर्स आते हैं हमारे पास, हम उसको लगाएंगे, हम पीवाईक्यूज लगाएंगे, हम एमसीक्यूज लगाएंगे। कहते हैं ना कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनसे भी आप काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने क्लासरूम में क्वेश्चन कराया हुआ एज इट इज पेपर में दिख गया है। ठीक है, तो वो चीज़ें तो रहती हैं। साथ में और क्या ध्यान रखना है, एक आपको कमांड लाना पड़ेगा एलिमिनेशन रूल के ऊपर। ये भी बहुत कायम का रूल है, आपको मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो समझ आएगा। इसमें क्या होता है, हम पहले उन ऑप्शंस को हटा दें जो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, कभी होता है क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आते हैं वर्ड मीनिंग में, तो आप तो चारों को लगाने बैठ जाते हो, तो पहले उसमें से एक कोशिश करो कि जो ऑप्शन नहीं लगना चाहिए उनको मैं हटाता जाऊं। ठीक है, जैसे हम पैरा जंबल सीखते हैं, पीक्यूआरएस को बोलते हैं, उसमें आप ये काम कर सकते हो। तो आपको एक ये रूल में साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रूल की कि भाई ये लॉ ऑफ एलिमिनेशन क्या चीज़ है, इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है। जब मैं अप्लाई करूंगा रूम में तो बड़ा ध्यान से उस समय गौर करिएगा कि इसको कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। फिर आखिरी में मैं यही कहूंगा, समरी क्या बनी, स्पीकिंग इंप्रूव करनी है। एंगेज करो अपने आप को उन लोगों से जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, अच्छी इंग्लिश समझते हैं, आप उनके साथ में बोल करके आपके जो स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी तो आपकी रिटन इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, ये हम मानते हैं और ये सही भी है, ऐसा भी हुआ है। ये कमिंग डेज में मैं आपके लिए इसी पोर्टल पे, केजीएस डिफेंस देहरादून के ही पोर्टल पे आपके पास ऑफलाइन तो चलती हैं, ऑनलाइन भी स्पोकन क्लासेस लेकर के आऊँगा।
और कमिंग डेज में फिर से कहूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा आपके लिए कि एप्लीकेशन में भी एक कोर्स लेके आया जाएगा आपके लिए, जो अभी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, बस आप लोग जिस तरह का रिस्पांस यहाँ पे इस वीडियो में देखते हैं, जैसे आपसे वीडियो से रिस्पांस मिलेगा मुझे, मैं उसी हिसाब से मोटिवेट होऊंगा फिर और काम आगे इंप्रूव करने में और चीज़ें आपके साथ में शेयर करने में। ठीक है, तो बच्चों ये तो था एक छोटा सा हिस्सा जिसमें मैं स्ट्रैटेजी कह लो या आप कह दो सर हमें क्या अपना तरीका अपनाना है सीरीज के बीच में, तो मैं आपको लगातार कहूंगा भाई अपने प्रैक्टिस बेस्ड अपनाना, लेकिन साथ में कॉन्सेप्ट जरूर समझना। जब तक कॉन्सेप्ट ना समझ आ जाए तब तक मुझे आगे मत बढ़ने देना। ठीक है, और मेरा भी काम क्या रहेगा, मेरा काम रहेगा चैप्टर बेस्ड पढ़ाने का। ठीक है, जैसे मैंने आपको आर्टिकल नाम का चैप्टर शुरू करा, तो मैं आर्टिकल में जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो पहले बताऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा थ्रू एग्जाम्पल्स, और फिर बाद में जब वो खत्म हो जाएगा तो उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू एग्जाम में क्या आए हुए हैं वो वाले, उसके बाद में फिर अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, ऐसे करके आपके सारे चैप्टर डिस्कस होंगे। तो आपका सवाल आएगा सर क्या क्या कराओगे, कौन कौन से चैप्टर्स कराओगे, तो बच्चों यहाँ सुनना, ध्यान से देखना आपका सिलेबस में क्या क्या रहेगा। ठीक है, आपका जो सिलेबस है, देखो बच्चों क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाने वाले सवाल होते हैं। ठीक है, आप अगर ध्यान रखो कि लगभग 80% आपके पेपर का लगभग 80% जो होता है वो ऐसा होता है जो रिपीटेड होता है, जो 80% पेपर है वो बार बार वो रिपीट होता है अलग अलग वेज में, और लगभग 20% पेपर है जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, जो बस यूपीएससी सोचता है चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो आप ये समझो कि कौन से चैप्टर जरूरी हैं जो आपको 80% के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल्स का चैप्टर, टेंसेस चैप्टर तो कहीं गया ही नहीं। ठीक है, आपका नाउंस का चैप्टर, आपके चैप्टर में प्रोनाउंस, और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये वो हिस्सा है जो आपसे पूछा ही जाता है। कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस तो एक अलग सेक्शन बना के पूछा जाता है। उसके बाद में आपके पास एडजेक्टिव्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच का अब एक सेपरेट क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। ठीक है, आप ये चीजें ध्यान दीजिए। तो आपको इन चैप्टर्स पे सबसे पहले कमांड लाना है मेरे साथ में। ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी चैप्टर जरूरी नहीं है, वो भी हैं, लेकिन उन पे इतने फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस नहीं आते, या पीवाईक्यूज लगाएंगे तो भी हमें उसके आंसर्स निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी लेवल पे चलता है। लेकिन इन चैप्टर्स के लेवल लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ में आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। साथ में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इसमें भी अगर आप पेपर पैटर्न देखो तो लगभग काफी वर्ड जो रिपीटेड होते हैं, ठीक है, अलग अलग पीवाईक्यूज में रिपीटेड होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें आपके पास थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी मेरे साथ में, तो आप उसको अप्लाई करोगे और लॉ ऑफ एलिमिनेशन भी सीखोगे साथ में। ये लगातार हमारी रहेगी प्रोसेस की, किस तरह की हम कोशिश करें कि आपको हेल्प करते रहें लगातार। साथ में आपके पास जो एडियम्स और फ्रेजेस का हिस्सा होता है इस पर भी काम किया जाएगा। ठीक है, होमोफोन्स एग्जाम में आने लग गए हैं, इसके भी एग्जाम्पल वर्क करवाऊंगा पूरे आपको मैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो भाई जरूरी है, काफी पेपर्स में तो आता है एग्जाम में, ये सीडीएस के भी एग्जाम में आता है, आपकी जो इसमें और एग्जाम्स हैं जैसे अग्निवीर का पेपर आपका है उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो आपको सारी चीजें उसमें मिलती जाएंगी। ठीक है, सो अग्नि सीरीज में आपके पास ये रहेगा। और इतना ही नहीं, आपके साथ में पूरे कॉम्प्रिहेंशन, जैसे मैंने कहा था मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं आपको साथ में और क्या डिस्कस करने वाला हूँ सेंटेंस के अंदर, सोचो एडिटोरियल्स। जब एडिटोरियल डिस्कस करूंगा बच्चों तो एडिटोरियल के साथ में आपकी प्रैक्टिस वर्क भी करवाऊंगा, पैसेज कॉम्प्रिहेंशन से करवाऊंगा। ठीक है, एडिटोरियल्स तो अखबार के भी चलते रहेंगे और ये भी चलते रहेंगे। साथ में जो पैराजम्बल्स हैं, इसकी टेक्निक्स, इसके मेथड्स और इसकी प्रैक्टिस फुल ऑन रहेगी भाई हमारी। और साथ में हमारे पास क्लोज टेस्ट जो रहता है पेपर में आता है ये, तो इसकी भी हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बस इतना श्योरिटी चाहिए कि आपका साथ बना रहना चाहिए। ठीक है, जो लिंक जानेंगे जो सब में शेयर करोगे आप लिंक्स को, ये आप जल्दी जल्दी करोगे ताकि फ्रेंड्स ज़्यादा कनेक्ट हो सकें। ठीक है, टीचर को भी मोटिवेशन मिले कि भाई जब बच्चे सब इंटरेस्टेड हैं काम करने में। ठीक है, और थोड़ा सा अपने तरफ से भी ध्यान रखिएगा कि क्रिएटिव बनिए, थोड़ा सा सोचिए, है ना, उस कुएं से बाहर निकलिए जो ग्रामर का कुआं 10वीं क्लास का आपने बैठे हुए रहते हैं, भाई 10वीं क्लास के अंदर दायरे में पूछ लिया तो ठीक है, उसके बाहर तो भाई ये मुश्किल हो जाती है, तो थोड़ा सा उस वाले चीज़ से बाहर आएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज के अंदर, अग्नि सीरीज के अंदर, कि इंग्लिश में जितने भी आपकी जो मेन चैप्टर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या आपकी जो कॉन्सेप्ट से संबंधित प्रॉब्लम है आप कह लो, और थोड़ी सी प्रैक्टिस बेस्ड जिसमें लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, उस चीज़ को मैं ठीक करूँ आपके लिए। अंडरस्टूड? तो प्यारे बच्चों, ये एक चीज़ थी आपके साथ में जो मैंने शेयर करनी थी। आज फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट डे हमारे पास मॉक टेस्ट का था, आज मंडे टाइम टेबल था, तो मैंने विकैबरी का सेशन आज ना करा करके पहले आपसे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी शेयर करी है। अब मैं थोड़ा सा मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन कल से रेगुलराइज हो जाएगा। अगला लेक्चर जो आपको मिलेगा क्लास 2 का, वो ग्रामर का होगा। हम लोग उसमें आर्टिकल्स चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर लेंगे अपना आर्टिकल्स चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद आपका टेंसेस कराऊंगा। इसी सीक्वेंस में मैं चलूंगा पूरा चैप्टर को लेकर के। ठीक है, ग्रेजुअली आपके पूरा धीरे धीरे करके पूरा बिल्डअप होता रहेगा अपने लेवल का। ठीक है, तो चलो बच्चों, एक तो ये चीज आपने ध्यान रखनी थी। ये आपका सारा कुछ सिलेबस है।
पीडीएफ जो होगी इसकी ये आप डाउनलोड कर पाओगे केजीएस डिफेंस के पोर्टल से, केजीएस डिफेंस का टेलीग्राम चैनल है, वहां से इस क्लास की भी पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो बच्चों, फिर आगे का काम देखा जाए आज का। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, या मुझे आप अगर ऑफलाइन है तो आप पर्सनली आके मिल सकते हैं। देखो, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में ये डिफरेंस होता है कि ऑफलाइन क्लास में बच्चा डायरेक्टली हमारे पास अप्रोच कर लेता है, ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग दूर बैठे हो। लेकिन मैं कोशिश ये रखूंगा कि बिल्कुल ऐसा कुछ रहे कि आपस में फील ही ना हो कि हम लोग दूर बैठे हुए हैं। जैसे मैं आपके एप्लीकेशन में क्लासेस पढ़ाता हूँ, उस समय आप लोग ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए हैं, शायद आप लोगों को भी ऐसी फील आती हो। तो उस तरह से ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, जैसे हम अपनी एप्लीकेशन में पढ़ाई करते हैं या अपनी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो सारे प्यारे बच्चों को इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने बताई हैं, कुछ शेयर करिए आपके साथ में। तो चलो आज शुरू करते हैं अपना पहला मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट अग्निवीर स्टूडेंट्स के लिए खासकर है। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ में इसको सॉल्व करेंगे और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर कल मिलेंगे तो चैप्टर के साथ में, बाकी अपना टाइम टेबल तो है ही बच्चों। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है स्पॉटिंग एरर्स का हिस्सा है। स्पॉटिंग एरर्स में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा साथ में आपको, मैंने कहा था बिना कॉन्सेप्ट के मेरा काम होता नहीं है बच्चों, तो कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, तो बस डटे रहिएगा, जमे रहेगा, याद रखिएगा भाई मेहनत करने वाले को ही सफलता का रास्ता दिखता है हमेशा, है ना, वही सफलता का स्वाद चखता है अपना। तो बस बढ़िया से अपना कोशिश करते जाओ। चलो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, ये लिखता है भाई सेंटेंस के अंदर, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब सुनो ध्यान से, सेंटेंस के अंदर आता है लिख करके कि अगर कोई एक इंसान है, एडजेक्टिव चैप्टर का नियम है ये। ठीक है, अगले पेज पे ले लेते हैं, क्या लिखा इसने, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब अगर ग्रामर की मैं बात करूं इसके अंदर कि ग्रामर की क्या अप्रोच आपने लगाई है नंबर 1 क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे ये समझ आता है कि अगर एक इंसान के 2 गुणों की बात की जाती है, ठीक है, एक इंसान की क्वालिटी है, एक इंसान की क्वालिटी ये रही, क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2, और इधर कनेक्ट किससे करा हुआ है यहाँ पे, एंड से। ठीक है, तो ऐसा करने पर जब इनको हमने जोड़ दिया है और तुलना में लाए हैं दूसरा इंसान या किसी भी एक व्यक्ति की, अगर मैं बात करूं सब में से एक व्यक्ति की बात कैसे हुई, ठीक है, कैसे, देन जयपुर द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, सॉरी ये दूसरा था, याद हो गया, ये वाला था सवाल। ठीक है, लिखता है द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, ये रहा, वो सवाल ही गलत खुल गया था, हाँ ये रहा, ऑफ द कॉलेज। तो अब आपने क्या समझना है कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब इधर देखो जरा, दूसरे जब इंसान से तुलना करूंगा तो ये डिग्रीज जो होंगी ये कंपैरेटिव होंगी। ठीक है, ये दोनों डिग्रीज क्या होंगी, कंपैरेटिव होंगी। ठीक है, या फिर ये सिमिलर टाइप की डिग्रीज होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखो गलती कहाँ दिखता है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब यहाँ पे सेंटेंस के अंदर ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट तो समझ आ जाता है क्योंकि खुद में से एक की बात कर रहे हैं, ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड होना चाहिए ना बच्चा, टैलेंटेड, मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड, तो वेरी टैलेंटेड कैसे आया, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, मोस्ट टैलेंटेड। ठीक है, तब मैंने बोला या तो कंपैरेटिव होनी चाहिए और दोनों सुपरलेटिव होनी चाहिए, दोनों के दोनों डिग्रीज का एक ही तरह का नेचर रहेगा, या तो दोनों कंपैरेटिव या दोनों सुपरलेटिव। ठीक है, तो क्या लिखा गया, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड या फिर ही इज द, एग्जांपल क्या था देखो एक बार फिर से, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, इस प्रकार की डिग्री है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, और एक दिया उसने मोस्ट इंटेलिजेंट। उसी प्रकार से टैलेंटेड, ठीक है, मोर टैलेंटेड, और एक दिया गया है आपके पास मोस्ट टैलेंटेड। और एडजेक्टिव में सीखेंगे जब सब में से एक की बात की जाती है तो उसके अंदर सुपरलेटिव डिग्रीज आती हैं। ठीक है, बात की गई सब में से एक, 1 आउट ऑफ मेनी। तो आपकी एरर डिटेक्शन कहां पे होगी, अब देखो थोड़ा लॉजिक लगा के चले हम लोग। ठीक है, तो लॉजिक में क्या कहा गया कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, तो गलती सी में दिखाओगे आप लोग। ठीक है, इस तरह से अपने पेपर को करो, और जब मैं एडजेक्टिव्स पे जाऊंगा, चैप्टर खोलूंगा आपके लिए पूरा डिटेल में, तब तो और डिटेल्स मिलेगी आपको उसके रूल्स की, तब साथ में कॉन्सेप्ट और डीप में आप सीखोगे मेरे साथ। ठीक है, अगला देखिए, नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग मोर कोल्ड एंड कोल्डर। अब चीज समझो, मोर कोल्ड एंड कोल्डर, ये क्या हुआ सेंटेंस के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूँ ज्यादा ठंडे से ठंडा होता जा रहा है, ज्यादा और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है, तो फिर से डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की गलती है। ठीक है, नाउअडेज इन दोनों जो मौसम है इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। अभी पीछे देखो एक नियम पढ़ा उसमें दोनों रूल्स लग गए, देखो ये रहे,
एक नियम पढ़ते दोनों रूल्स आ गए, या तो दोनों ही कंपेरेटिव होंगी या दोनों ही सुपरलेटिव होंगी। वेदर की तुलना कर रहा हूँ, वेदर और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है तो ये चीज बोले जाएगी। तो इस सेंटेंस के अंदर एरर डिटेक्शन की अगर बात आती है फिर से उस सवाल के अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा कि नाउ डेज द वेदर इज गेटिंग मोर कोल्ड एंड कोल्डर, नहीं, वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर। ये रहा काम आपका, ठीक है, कोल्डर एंड कोल्डर। देखो एक हेडिंग सीखी हमने खाली, ठीक है, और एक हेडिंग से 2 सवाल आंसर में आ गए, ठीक है। तो थोड़ा सोच के चलना बच्चा लोग, जितने भी प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों, ढंग से कॉन्सेप्ट से करना और इसके नोट्स बनाइएगा। एक कॉपी बनेगी आपकी जिसमें आप नोट्स बनाएंगे ग्रामर के, एक कॉपी बनेगी वर्ड मीनिंग की और एक कॉपी बनेगी एडिटोरियल की। आप घर पे हो तो इतना काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद भैया अगले आ जाइए, अगले पोर्शन को देखा जाए क्या दिया इन्होंने कि कोलकाता इज, अब बोलता है फर्दर फ्रॉम अलवर देन जयपुर द कैपिटल सिटी, ठीक है, ये बोला। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड होता है फार, फिर एक होता है FARTHER फार्दर, एक होता है FARTHEST फार्देस्ट। इसका मतलब होता है दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस बताना, कितनी दूर है वो, ठीक है, डिस्टेंस बताने का काम करता है ये, ठीक है। और एक होता है बच्चा लोग हमारे पास फर्दर, स्टार्टिंग में ये लिखा जाता है फार लिखा जाता है, लेकिन कंपेरेटिव में फर्दर, इसमें होता है ना कि अतिरिक्त वाले केस में, तो फर्दर, फिर फर्दर और फर्देस्ट, ये एक तरह की डिग्री होती है। फिर से इसका मतलब होता है अतिरिक्त जानकारी, ठीक है, क्या मीनिंग होता है इसका, अतिरिक्त जानकारी, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त का सेंस निकलता है ये, ठीक है। तो यहां पे देखना ध्यान से कि अगर सेंटेंस के अंदर FA लग रहा है तो ये डिस्टेंस बता रहा है, और अगर सेंटेंस में FU के साथ में आता है तो ये क्या बताता है आपको, एक्स्ट्रा जानकारी। अब आप समझो यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है सेंटेंस के अंदर कलकत्ता जो है वो ज्यादा दूर है, तो फर्दर लिखना तो ठीक है, लेकिन फिर परिभाषा भाई ये कहती है कि अगर आप बोलते हो सेंटेंस के अंदर फार्दर FARTHER, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे फर्दर की तो जानकारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बनता है कि यहाँ पे FUR किसी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जयपुर से ज्यादा दूर है, तो यह तो सर सेंटेंस में एरर हो रही है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, ये FUR हटाइए सर, कोलकाता इज FARTHER फार्दर फ्रॉम। और एक और बात ध्यान रखना, सेंटेंस के अंदर अगर मैं बोलता हूँ फर्दर और फार्दर के साथ में, तो सेंटेंस के अंदर टू का इस्तेमाल और देन के इस्तेमाल की बातें आगे जाके सीखेंगे कंजंक्शन चैप्टर में, तो वहां से भी मदद मिलेगी आपको, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा कि कलकत्ता इज फार्दर FARTHER फार्दर फ्रॉम, और दूर है अलवर से, देन जयपुर, ठीक है। आई होप समझ आया हो FAR और FUR का डिफरेंस वाली बात, ठीक है। तो FAR से बताना था इसे, इसने क्या लगा था, FUR से बता दिया था। तो ये एक डिटेक्शन हुआ एरर का जो आपने बहुत ध्यान से सीखा भी। अगले पे आइए, एज द ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर। हमें ये पता है बच्चों, हमें क्या जानकारी है एडजेक्टिव चैप्टर में कि अगर कोई एडजेक्टिव खत्म होता है ER पर तो उसके बाद में THAN लगता है। अगर कोई एडजेक्टिव खत्म होता है, ध्यान से सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इजी है, ठीक है, आसान है ये। अगर कोई एडजेक्टिव खत्म होता है ER पे तो उसके बाद में देन लगता है। अगर कोई एडजेक्टिव खत्म होता है IOR पे तो उसके बाद में टू लगता है। लेकिन कुछ अपवादों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हमेशा क्या ध्यान रखिएगा, प्रेफर टू होता है, एल्डर टू होता है, बस ये 2 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। इनको छोड़ के बाकी सारे बातों में आपको ER के साथ में देन और IOR के साथ में टू लगाना है। तो दोस्तों क्या गलती दिखती है, क्या दिखता है, चॉइस सुपीरियर IOR पे खत्म हो रहा है, सेंटेंस के अंदर टू लगाइए सर, ठीक है। मतलब सेंटेंस के अंदर सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है, समझ लो कैसे बना रहा हूं मैं ये पूरा, ये इंफीरियर ऐसे करके देखो, आखिरी में IOR 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 IOR, तो इनके साथ में क्या लगेगा, टू का इस्तेमाल, यहाँ पे देन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बस एक्सेप्शन क्या है, प्रेफर टू होता है और एल्डर टू होता है, मैंने आपको अपवाद बता दिए, ठीक है। इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अगले सवाल पे देखें कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। जब भी दिक्कत है मैं फिर से कहूंगा आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, वो कमेंट बॉक्स का रिप्लाई मैं आपको दूंगा अगली वीडियो में,
ठीक है, आपका कमेंट पढ़ के उसका स्लाइड बना के ढंग से अगले वीडियो में उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब तक लाइव नहीं आ रहे हैं तब तक, वरना तो लाइव क्लास में तो सीधा सीधा हाथों हाथ पूछोगे आप। चलिए भाई अगला देखते हैं, शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड डू। हमें ये समझ आ जाता है ग्रामर में कि सब सभी भी आप सब एज लगाते हो, सो लगाते हो, टू लगाते हो या वेरी लगाते हैं, इनके साथ में जब भी आप तुलना कर रहे होते हैं, ठीक है, इनके साथ में क्या होता है, कंपैरिजन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे एज के बाद में नहीं कहते हम लोग एज लगता है, कभी कभी सो के बाद में एज लगाते हैं, कंजंक्शन चैप्टर में सीखोगे मेरे साथ में ये, टी ले बोलो टू लगा तो सिंगल वाला या फिर टी ओ टू के साथ में टी ओ वाला। तो इनके साथ में जब कंपैरिजन करते हैं तो जब इनके बीच में एडजेक्टिव लगाया जाता है तो वो होती है बच्चों एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। वहां पे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज गलत मानी जाती हैं क्योंकि पहले से तुलना करना है, वो तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो बेटर शब्द दिखता है ये एरर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कहोगे सेंटेंस के अंदर, शी डिड हर जॉब एज वेल एज शी कुड डू या फिर एज गुड एज शी कुड डू, इनका आप इस्तेमाल में लेके आओगे, पॉजिटिव डिग्री वाला, वेल लगा लो, गुड लगा दो, इन सब की आप बातें करोगे, ठीक है। मतलब जितना अच्छा कर सकती थी किया उसने, लेकिन हम लोग एज और एज लगा के तो तुलना पहले ही कर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री चाहिए थी इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव डिग्री। तो ये एक महत्वपूर्ण आपके पास लॉजिक बना, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए फिर आगे कहानी बढ़ाएं, आगे देखें भाई अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। और इस बीच में जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, रिमेंबर केजीएस डिफेंस देहरादून को सब्सक्राइब करिएगा, केजीएस डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन और अपना सारे जो कि ना बेल आइकन दबा दो ताकि पूरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और केजीएस डिफेंस के जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े होंगे सारे, ठीक है। तो चलिए अगले बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देखें कि क्या आता है हमारे पास। अगले हिस्से में हमारे पास आता है भाई कुछ वर्ड मीनिंग्स आ गए, अब हमें क्या निकालना है, ऑपोजिट इन मीनिंग। अब बच्चों ये ध्यान रखो, अब लॉ ऑफ एलिमिनेशन भी लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, कई लोग क्या करते हैं कि वो सीधा देखते हैं और छूटते हैं, बस टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, ये नहीं पढ़ रहे सवाल क्या है, एंटो का सानों में लगा के आ रहे हैं, सानों का एंटो में लगा के आ रहे हैं और घर जाकर सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो भैया पेपर को पहले पढ़ लो फिर आंसर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स क्या है, सबसे पहली बात आती है नंबर 6 के अंदर पैरेलल। पैरेलल जानते हो ना, साइंस में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, सब जगह पे मैथ्स में पढ़ते हो, पैरेलल लाइंस जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसे लगा लो, ठीक है। अब पैरेलल का हमें ऑपोजिट देना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या दिया, रैंडम। रैंडम होता है बिना क्रम के, ठीक है। सबके मीनिंग्स तैयार होने चाहिए कॉपी में, आपके हिंदी में लिखा रहा हूं, ठीक है, बिना किसी क्रम के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, जो आपस में मिल जाए आपस में जाके, ठीक है, आपस में कंबाइन हो जाए, ठीक है, डाइवर्ज हो जाए, ठीक है। उसके साथ में बनता है जो आप बाद में आगे जाके जुड़ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिए जाएगा। स्टार्टिंग से अलग थी लेकिन बाद में जाके जुड़ गई, ठीक है। फिर वेवी का मतलब होता है कर्व्ड, जिसको बोलते हैं ना इस तरह से वाला, ये वाला रेडियो वेव्स वाला, ये वेवी होता है। कर्व्ड का मतलब भी घुमावदार होता है, इस तरह से, इससे नहीं है सांप का शेप लेता है। तो आप खुद सोचो, पैरेलल जो आपस में कभी मेल ना खाए, आपस में कंबाइन ना हो, जो आगे जाकर के अगर लाइन ऐसे जा रही है और आगे जाकर के दूसरी लाइन में मर्ज हो गई, तो ये क्या कहलाता है, डाइवर्जन। डाइवर्जन कहलाता है। डाइवर्जन क्या होता है, रोड्स में बनता है, कहते हैं ना हमारे शहर में डाइवर्जन है, तो ये डाइवर्जन क्या बनता है, यहां से रोड आपस में क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये जो डाइवर्जन है इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट वर्ड से क्या ध्यान रखना है मुझे, डाइवर्जेंट वर्ड को। अब समझ आया कैसे लगाना था, तो इस तरह से ध्यान रखना, आंसर 3 लगाओगे इसका आप, ओके। वेव ही नहीं लगाना क्योंकि वेव तो एक ही है, रेडियो वेव तो एक ही बह रही है, ठीक है, कर्वी भी वही है, उसी तरह से ध्यान रखना है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नर्वस, नर्वस सर बेचैन है सर, बहुत व्याकुल है सर, ठीक है। अब देखो सेंटेंस के अंदर कहते हैं कि अगर नर्वस है, समझ नहीं आ रहा जी मैं क्या करूं, मेरे तो एग्जाम सामने है, तो मेरी तैयारी भी नहीं हो रखी है, सर के साथ अग्नि सीरीज से जुड़ा हूं, क्या पता सर मदद कर दें, तो सर तो कोशिश कर रहे हैं मदद करने की, लेकिन थोड़ी सी कहते हैं कि अपनी हेल्प भी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी सेल्फ प्रैक्टिस भी लगाओ, डाउट्स आओ पूछो मुझसे, ये सारी बातें करो, ठीक है। तो पॉइंट क्या बना बच्चों, नर्वस के साथ में आप बनाते हैं लॉ ऑफ एलिमिनेशन। स्मूथ का मतलब तो हटा दो भैया, स्मूथ का मतलब तो चिकना होता है, समतल होता है, जिसमें कोई गड्ढे नहीं होते, उसको स्मूथ बोलते हैं, तो वो तो चला गया यहाँ से। फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, फ्लॉ का मतलब होता है गलती, स्मूथ का मतलब क्या बन जाएगा यहाँ पे, या तो चिकना का सेंस निकलता है, ठीक है, जो बिल्कुल चिकना रहता है, जैसे आपके स्पर्श होते हैं स्मूथ होते हैं।
फिर फ्लॉलेस, जो कहते हैं बिना किसी मिस्टेक के, जो परफेक्ट होता है अपने आप में, इसमें कोई तरीका ना, उसमें कोई तरह का कमी नहीं होती है, उसमें अभाव नहीं होता चीज का, तो उसको हम फ्लॉलेस बोलते हैं, समथिंग विच इज परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो कंपोज्ड, नर्वस क्योंकि एक तरह का व्यवहार है, एक तरह का बिहेवियर है, तो बिहेवियर वाले वर्ड को बिहेवियर वाले वर्ड से जोड़ो ना भाई। कंपोज्ड, कंपोज्ड क्या होता है, वो अपने आप में धैर्य जमाए हुए है, अपने आप में अपना संयम बांधे हुए है, तो ही इज क्वाइट कंपोज्ड। ठीक है, बैट्समैन में नहीं बोलते सचिन तेंदुलकर वॉज क्वाइट कंपोज्ड व्हेन ही वाज बैटिंग, द्राविड द वॉल के नाम से वॉज कंपोज्ड, ही वॉज अ कंपोज्ड बैट्समैन, ऐसे लगा के। तो क्या बनता है कि यहाँ पे कंपोज्ड मतलब एक और मतलब आप समझ रहे होगे, इसमें सामग्री में मिला जुला होना, आई एग्री, लेकिन कंपोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या बनता है, सेंटेंस का मतलब धैर्य के साथ में, इसका मतलब पेशेंस भी निकलता है। ठीक है, इसका मतलब पेशेंस भी निकलता है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना था। इसका आंसर नंबर 7 का आप लगाओगे नंबर 3 वाला। इमेच्योर होता है जो बचकानी हरकतें करे, चाइल्ड लाइक। ठीक है, चाइल्डिश, चाइल्डिश एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए। ठीक है, बचकाने काम करने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्डिश के रूप में। फाइन, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना था, नंबर 7 ये रहा था आपके लिए। अब चलो बूम की बात करते हैं। बून, बून और बेन, ये वर्ड सुना होगा आपने, बून और दूसरा वर्ड है बेन। ठीक है, बून होता है वरदान और बेन होता है अभिशाप, कर्स जिसको बोलते हैं ना, शाप देना किसी को, या कहते हैं ना वरदान को उल्टा क्या बनता है, कर्स। अभी किसी को कोई ना बुरे वर्ड्स बोल देना, फायदे या नुकसान ऐसे भी लगाते हैं, तो वरदान, और दूसरी तरफ क्या लिखा है, किसी को शाप दे देना, तो वही बनता है बेन का सेंस। ठीक है, अच्छा समय बुरा समय। इकोनॉमी में हमारे अर्थशास्त्र होता है, उसमें अच्छा कभी कभी ना इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था में कभी कभी बूम आता है, कभी कभी बेन आती है ना, डिप्रेशन आ जाता है, तो इसमें क्या लगाते हैं, बूम का मतलब पॉजिटिव सेंस देता है, तो हमें तो ऑपोजिट निकलना है बच्चों। तो आंसर क्या बन गया, बून एंड बेन, ये तो मुहावरे से समझ आ जाता है। ठीक है, बाकी का मतलब है हर्ट, चोट पहुंचाना, डल जिसको अंधेरा हो जहाँ पे थोड़ा सा, हार्श यानी कि कठोर का सेंस निकलता है ये। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ में। ठीक है, इन सब की गारंटी मेरी है, विद प्रैक्टिस आपको बढ़िया से करवाऊंगा, बस जुड़े रहना पूरी सीरीज में मेरे साथ में। ठीक है, ये एक दिन 2 दिन का जोश ना हो, ये लगातार बना रहना चाहिए थ्रू आउट द सीरीज। ठीक है, ये मेरी प्रॉमिस रहेगी कि आपको मैं बढ़िया से करा के भेजूंगा। ओके, जैसे हमेशा करवाया है इस तरह से आगे भी काम चलेगा। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं, डे 1 पे अगला सवाल देखते हैं। याद रखिएगा फिर से कि ये अग्निवीर स्टूडेंट्स के लिए खासकर सीरीज में अभी मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के लिए भी सारे मॉक टेस्ट चलेंगे, लेकिन प्रायोरिटी मेरे लिए अभी टेस्ट सीरीज के अंदर अग्निवीर वालों की होगी। ठीक है, जो भी मॉक टेस्ट आएंगे वो अग्निवीर को ध्यान रखते हुए आएंगे, और कमिंग डेज में ये फिर सीडीएस एनडीए उन सब बच्चों के लिए भी पूरी पूरी बन जाएगी। जब उनके एग्जाम्स हो जाएंगे तो फिर अपने बाकी सीरीज भी लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, सो चलो अगला आ जाओ भैया। अच्छा हाँ, इस सीरीज के बाद चलिए, तो स्पोकन के लिए मैंने कहा था, स्पोकन की क्लासेस के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली क्लासेस मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, इसी वीक में अपलोड करूंगा। ठीक है, तो अलॉन्ग विद दिस वर्क आपको स्पोकन क्लासेस के भी अपडेट्स लगातार, अपनी प्रैक्टिस वर्क अपना आप लगातार मिलता जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहेगा बस उस चीज़ के लिए रेडी रहिएगा। चलिए भाई अगला निकालते हैं, एंटोनिम्स निकालना है। द वर्ड ऑपोजिट मीनिंग अभी भी वो चल रहा है, तो फ्लरिश का मतलब क्या होता है भाई, फ्लरिश का मतलब होता है फूलना फलना, प्रोग्रेस करना। ठीक है, फूलना फलना मतलब होता है कि जैसे देखते हो ना कि कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ, सारे पेड़ वेड़ मर गए हैं, बिल्कुल ना डेजर्ट सा बन गया, रेगिस्तान सा बन गया है, लेकिन अचानक से वर्षा आ गई, बारिश आ गई, तो सब जगह हरियाली है ना, सब जगह पे बढ़िया से हो जाता है, घास वास उग जाती है, मतलब कोपले फूट जाती हैं, पत्तों पे फूल, पेड़ों पे फूल आ जाते हैं, तो क्या होता है, वो फ्लरिश करता है, तरक्की करता है, ग्रो करता है। ठीक है, अब देखो ऑपोजिट क्या दिया उसने, ऑपोजिट में दिया रिटार्ड। रिटार्ड होता है बाधित करना, या रिटार्ड होता है रोकना, किसी को स्टॉप करना या रोकना। ठीक है, ये सेंस बना। अब ध्यान रखना ऑपोजिट देना है, एंटोनियम निकालना है इसका। ठीक है, अब देखो सेंटेंस के अंदर दिया इसने रिटार्ड, फिर एक दिया स्टॉप रोकना, हैम्पर बाधित करना, तो बचा ही क्या मेरे पास, इंप्रूव। ठीक है, अब सेंटेंस के अंदर क्या बोलता हूं मैं, इंप्रूव, तो सिमिलर मीनिंग बन जाता है। तो अब इसके अंदर आपको लॉजिक निकालना है, लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाने का। एक जैसे मीनिंग आ गया ना, तो अब लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाओ। प्रोग्रेस अगर तरक्की होती है तो निरंतर तरक्की करना, नई नई उपलब्धियां प्राप्त करना। अब स्टॉप तो होता है रोक दिया, रिटार्ड होती है फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन फ्लरिश का एक दिन में होता है नहीं, फ्लरिश एक चेन होती है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है इंसान, धीरे धीरे हमारी प्रकृति बेटर होती जाती है ना, तो ये चीज बनती है, ये काम स्लो होता है, ग्रेजुअली होता है, ये ध्यान रखो, ये काम स्लोली होता है, धीरे धीरे से। ठीक है, अब उल्टा क्या बना, हैम्पर, ये इसका बेस्ट आंसर बनेगा। सर रिटार्ड और स्टॉप भी तो बेस्ट आंसर है, मैं कहा नहीं ये बेस्ट आंसर क्यों नहीं, क्योंकि एंटोनियम चुनना है, हमें ऑपोजिट निकालना है, तो एंटोनियम के अंदर आपको देखना है नियरेस्ट एंड मीनिंग निकालो। हैम्पर मतलब होता है बाधित करना, ये बीच में रुकावट पैदा करता है, इस वजह से जब एक तो रोक दिया,
एक होता है रुकावट करना काम में, ठीक है। तो जब ये रुकावट की बात करेगा ना, बाधित करने की बात करेगा, रुकावट की बात करेगा, तो ये बीच बीच में क्या करेगा, हर्डल्स डाल देगा, ठीक है, बॉटल नेक्स डाल देगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, बॉटल नेक्स कर देगा, हिंड्रेंसेस इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब रेस में होता है, ठीक है, रेसिंग के गेम में होता है कि जब हम भागते हैं ट्रैक्स पे, तो देखते हो कई बार क्या होता है कि जैसे कोई चल रही होती है रेस, तो बीच बीच में ना यहाँ पे वो छोटे छोटे से ना लगा देते हैं वो लोग ऑब्स्टिकल्स, और जो भागने वाले होते हैं, जो रेसर्स होते हैं, क्या करते हैं, इनके ऊपर से, जो भी एथलीट्स होते हैं, इनके ऊपर से छलांग लगाते हुए भागते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए वो इधर छलांग लगाए, फिर आए यहाँ छलांग लगाए, फिर यहाँ छलांग लगाए, फिर यहाँ से छलांग लगाया, ठीक है। तो इसको ऑब्स्टिकल रेस बोलते हैं हम लोग, ऐसे नहीं पढ़ते हम लोग, हर्डल रेस पढ़ते हैं। तो इसलिए क्या बनता है, ये उनकी स्पीड को कुछ देर के लिए कम कर देती है, ऐसे करके रोक नहीं देती है उन्हें, रुक थोड़ा गया जाके ऐसे तो ना खड़ा हो गया जाकर के, नहीं, वो वहां पे कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, धीमे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंस बनता है आपके पास, रोकने वाला सेंस, लेकिन रुकावट बनना, बॉटल नेक्स या फिर ऑब्स्टिकल जो मैंने लिखा, इसीलिए मैंने इसको हैम्पर दे रहा हूँ, मैंने स्टॉप या रिटार्ड का मीनिंग नहीं लगाया, ये रीजन दिया आपको। प्रोग्रेस का मतलब दिखता है ना यहाँ पे, प्रोग्रेस का मतलब तो स्टॉप वाला है, हॉल्ट वाला सेंस, लेकिन तो फुल स्टॉप ही हो गया अचानक से, विराम लग गया, ये विराम की बात नहीं है, प्रोग्रेस फ्लरिश धीरे धीरे, तो ऑपोजिट क्या है, हैम्पर में है, ठीक है। अगले पे आइए, कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, तो आंसर बड़ा आसान है इसका, लिबरेट, ठीक है, ऑपोजिट देना है इसमें, कैप्चर मतलब होता है किसी को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या बनेगा, लिबरेट बनेगा, आजाद करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आजाद कर दिया किसी को, तो कैच, स्टॉप, डिटेन, इन सभी का मतलब क्या होता है, कैप्चर ही होता है, पकड़ के रखना, गिरफ्तार कर लेना, ठीक है। तो क्या बना आपने, पकड़ना, ठीक है, ये चीजें, या गिरफ्तार करना ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, ठीक है। तो ये सेंस बन जाता है डिटेन का, रोक के रख लिया भाई, आगे नहीं जा सकते, डिटेन कर दिया, है ना, ये चीजें ध्यान रखो। तो इस तरह से आपने अपना नंबर 10 क्वेश्चन मेरे साथ में पूरा किया। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में, चाहिए बच्चों आंसर। आ जाते हैं हम इडियम्स ऑफ फ्रेजेस पे, इनको याद करने के लिए सेंटेंसेस बनाइएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी स्ट्रैटेजी में बताया था, मेक सेंटेंसेस, जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे इन वर्ड मीनिंग के आधार पर होंगे, उनके सेंस पर आधार पर होंगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। कोई भी वो मिमोनिक वाला तरीका, या वो ना गाने के नाम पे, या एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम पे, यार कहाँ यार, बच्चों वाली बातें ना करो, आप लोग पेपर्स दे रहे हो जो कंपटीशन लेवल के हैं, ठीक है। तो वो स्कूल का मेथड जहाँ हम केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं है, जहाँ टीचर मुझे किसी कार्टून कैरेक्टर के नाम या किसी एक्टर के नाम से मुझे वर्ड मीनिंग सिखा देता था, ठीक है, और वो पेपर में वही डालता था, तो उसको एग्जाम में उसने डालना, उसको वही जो उसने क्लास में पढ़ाया वो उसने एग्जाम में डाल दिया। हम जा रहे हैं कंपटीशन देने, तो उसी लेवल की बातें करते हैं, तो ढंग से एग्जाम्पल्स बनाना, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल जब आप बनाओगे, उसका थीम उठाना वर्ड का, कोशिश करना कि वो थीम आप उसमें कवर कर सको, ताकि आपको वर्ड याद रहे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ही देख लो यहाँ पे, नो अवेल, नो का मतलब नहीं, और अवेल होता है फायदा, ठीक है, बेनिफिट। तो नो अवेल का मतलब कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। तो क्या बनता है, ऑफ नो अवेल, मतलब कोई उसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो क्या बनाया, नो बेनिफिट। तो ऑप्शन देखो जरा, सेंटेंस के अंदर क्या देते हैं, विदाउट एनी रिजल्ट, ये रहा आंसर आपका। नो बेनिफिट मतलब जिसका परिणाम निकले, ऑफ नो अवेल मतलब आपने बहुत मेहनत करी और पेपर लीक हो गया, तो यार हार्ड वर्क, इट वेंट इन वेन, इट वाज ऑफ नो अवेल, ठीक है। तो ये सेंस बनता है। तो नो अवेल का आंसर देखो सीधा सीधा बन जाता है, थीम समझ करके, ठीक है। एफर्टलेस होता है बड़ा आसान, इजी, ठीक है। मतलब अगर आप एग्जाम्पल वर्क करना शुरू कर दोगे तो लर्निंग वर्ड मीनिंग्स विल बी एफर्टलेस फॉर यू। फिर वेरी नर्वस तो बड़ा बेचैन, डिस्पोज ऑफ होता है फेंक देना, थ्रो अवे, ठीक है। तो ये थे प्यारे बच्चों कुछ इसमें तरीका अपनाने जो आपने करना है पेपर में याद करने का। आगे देखिए, ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स मतलब होता है कि भैया ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बताता है ये। तो इस वजह से आपका आंसर क्या बनाएगा, एंटिसिपेटेड, कि एंटिसिपेट होता है भाई इसकी आशा में है ये, है ना, इसके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा होगा। रन अवे होता है भाग जाना, ठीक है, ये सेंस बनता है। उसके बाद सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट हो जाना, सेटिस्फाइड का मतलब बोलते हैं कंटेंट का, हम जो बोलते हैं, ठीक है, ये सेंस आता है। सैंक्शंस, SANCTI, सैंक्शन होता है, यहाँ तो आवंटन है, तो ग्रांट है इसका मतलब, लेकिन अगर मैं इसमें एस लगा दूंगा ना, सैंक्शंस बना दूंगा, तो उसका मतलब उसका प्रतिबंध बन जाता है। जैसे कंट्रीज लगाती हैं दूसरे पे सैंक्शंस लगाती हैं, रशिया ने सैंक्शंस लगा दिए थे अभी रिसेंटली, है ना, और या फिर वर्ल्ड ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए, तो ये सारी बातें बनी। तो इसका आंसर क्या बनाओगे आप लोग, नंबर 2 वाला, एंटिसिपेटेड, ठीक है। अब मेरे को चाहिए कि आप लोग इसके एग्जाम्पल्स बनाइए, और एग्जाम्पल्स ना बने तो मुझे वर्ड बताइएगा, मैं उसका एग्जाम्पल आपके लिए बना के लाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगले क्या देते हैं हमारे पास,
अगला हमारे पास आता है वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। अब निकालने हैं सानोनियम्स। सिमिलर इन मीनिंग, एक सा मीनिंग होना चाहिए इनका, ठीक है। अब देखो मैनेज, सर मैं मैनेज कर लूंगा, आप चिंता ना करो, ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा सर, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर मैं एडमिनिस्टर कर लूंगा, ठीक है। मार्टन सर इस समय यहाँ पे जो हमारा है ना ट्रबल शूटिंग, उसको मैनेज करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर कहलाते हैं, उनकी पोस्ट ही एडमिनिस्ट्रेटर की है, ठीक है। वो सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो इस सेंटेंस के अंदर क्या बनेगा, वो मैनेज का सेंस बनेगा, ठीक है। ऐसे करके अफोर्ड होता है किसी को, हम लोग कहते हैं ना इसकी क्षमता खरीदने की, ठीक है। या उसके बाद असेस होता है किसी के बारे में, कहते हैं कि आज्ञा। थर्स्ट का मतलब यहाँ पे वो धकेलने वाला, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो थर्स्ट, ठीक है, वो वाला सेंस बनता है। उसके बाद बनता है आपके पास एक्सैक्टेड, EXACTED है, स्पेलिंग ध्यान रखना, एग्जैक्ट वर्ड से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टेड का मतलब क्या बनता है, एग्जैक्टेड का मतलब होता है सेंटेंस के अंदर एक तो दिया उसने परफेक्टेड, ठीक है, एक दिया इसने परफेक्टेड, मतलब उसमें कोई कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में बिना किसी गलती के है, ठीक है, प्योर है अपने आप में, ठीक है, अपने आप में फुल है वो। डिमांडेड होता है मांगना, फिर एस्टिमेट होता है अनुमान लगाना, एस्टिमेट क्या होता है, अनुमानित, अनुमान लगाना। फिर क्या आता है आपके पास करेक्टेड, जिसको हम सुधार करते हैं, जिसको गलती थी उसको हमने ठीक कर लिया होता है। लेकिन एग्जैक्टेड का मतलब क्या था, एग्जैक्ट मतलब वही जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए एग्जैक्टली वही। तो जब एग्जैक्टली वही तो वो परफेक्ट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस के अंदर क्या बनाते हैं, इसका आंसर के अंदर हम लोग ए ऑप्शन के अंदर कि एग्जैक्टेड का मतलब क्या बनता है, समथिंग विच इज परफेक्ट, इट इज एग्जैक्टेड। मतलब घड़ी की जो आपने सुइयां हैं सही टाइम पे लगा दी हैं। सर इस समय क्या टाइम था, सर जी इस समय हमारे पास ये टाइम था सर, हमने घड़ी की सुइयां बिल्कुल सही लगा दी हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने घड़ी को बिल्कुल सही तरह से उसने जो समय था उसको देख करके उसको ट्यून कर दिया, तो यू हैव परफेक्टेड द टाइम, इन दैट केस यू हैव एग्जैक्टेड द वॉच, ये ध्यान रखना है। आगे आइए, अगला दिया इसने स्टार्व्ड, STARVED भाई, ठीक है, हंगर, स्टारवेशन वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, हंगर किसी के बारे में कहना भूखमरी, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो सेंटेंस के अंदर स्टार मतलब होता है कमी होना, एक तरह से इनसफिशिएंट होना, ठीक है। या हम किसी चीज के अंदर डिप्राइव्ड होते हैं, जब किसी से हम लोग वंचित रह जाते हैं चीजें से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और मीनिंग दिया हुआ है, स्टार्व मतलब भूख के हिसाब से भी होता है, तो यहाँ पे डिप्राइव्ड का सेंस इतना ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा या फिर इमेंसिपेटेड, तो आंसर क्या बनता है, डिप्राइव्ड। स्टार्व्ड मतलब होता है कि ही वाज स्टार्व्ड टू डेथ, ये सेंस बनता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखना, इसके अंदर एक तो होता है फास्टिंग, फास्टिंग तो होता है भाई जब उपवास करते हैं हम लोग, आजकल उपवास करते हैं, ठीक है, नवरात्रि चल रहे हैं जैसे। डिसएडवांटेज का मतलब होता है जिसको कहते हैं कि उसकी विफलता के चांसेस कम है, वो ज्यादा नेगेटिव साइड पर ज्यादा है, ठीक है। डिप्राइव्ड होता है वंचित रखना, ठीक है, प्रोवाइड ना करवाना। और इमेंसिपेटेड होता है कमजोर, दुबला पतला, ठीक है। तो अब आप बताओ खुद सोच करके, ही लुक्स इमेंसिपेटेड या ही इज डिप्राइव्ड। तो यहाँ पे स्टार्ट का मतलब बनता है जो खाना मिले तो पोषण नहीं मिलता, तो पोषण नहीं मिलता तो हम दुबले पुतले हो जाते हैं, तो इमेंसिपेटेड वाला केस, ठीक है। तो चलो भाई अगले सवाल को देखें। अगला सवाल हमारे पास आता है फिर से सिमिलर मीनिंग निकालने के लिए, स्लैप्ड, स्लैप्ड तमाशा है ना गाल पे, तो स्लैप्ड का मतलब क्या बनता है, मारना किसी को, ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है भाई, एक तो बीटन दिया हुआ है, लेकिन इम्पोज भी तो दिया हुआ है। देखो दूर की कहानी है, जरा समझना। अवॉइडेड तो नहीं है, तो किसी को बचना होता है। विड्रॉन होता है पीछे हट जाना, पीछे क्या ना, पीछे मतलब सोल्जर्स विड्रॉ कर जाते हैं कई बारी, तो बैकआउट कर देना किसी चीज से, वो तो आपके पास बैकआउट हो गया। विड्रॉ का मतलब पीछे हट जाना, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो नहीं चाहिए दोनों। अब बचा मेरे पास ये जो बहुत पास के मीनिंग है। अब सोचो, सेंटेंस दे रहा हूं आपको कि फाइन, फाइन मतलब जुर्माना, फाइन ऑफ ₹10,000 was slapped on the residents of the locality for disposing garbage in public place, ठीक है। अब आप बताओ, फाइन उन पे तमाचे की तरह ये या सच में मार पिटाई, तो यहाँ पे फाइन को लागू कर दिया, इम्पोज कर दिया उन पे, ठीक है, उनको चार्ज कर दिया, यहाँ पे चार्ज, देवर चार्ज अ फाइन, ये सेंस बनता है, ठीक है। तो जब ऐसा सेंस बनेगा तो आप बीटन पे मत जाना,
अगर बीटन वर्ड दिया तो मारना होता है, मैंने माना, लेकिन बीटन तो जरूरी थोड़ी कि स्लैब से मारा जाए, बीटन तो किसी भी रूप से हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ध्यान रखना है जो यहाँ पे सेंस पकड़नी है वो इम्पोस्ट की पकड़नी है, ये चीज़ है, इसलिए इसका आंसर बी बनेगा। ठीक है, ये होता है परेशानियां, तभी कहा था आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा अपने वर्ड मीनिंग का सेक्शन, कि किस तरह से एग्जांपल्स बनेंगे, कैसा थीम निकलेगा, उस स्ट्रैटेजी से काम करना है। ठीक है, तभी रीडिंग स्किल्स बहुत जरूरी बन जाती हैं, लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी बन जाती हैं। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं सेंटेंस पढ़ा है, कहीं ना कहीं इसको सुना है, तो आपको ईजी पड़ेगा। ओके, तो जो स्ट्रैटेजी वाली बात बताई थी मैंने, गोल्डन स्ट्रैटेजी वाली बात, उसको जरा ध्यान रखिएगा, नजरअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, चलो बच्चों फिर अगले वाले हिस्से पे आते हैं। अगला हिस्सा आता है आपके पास प्लाउड। प्लाउड तो आसान मीनिंग होता है खेती करने में समय यूज करते हैं ना, प्लाउ यूज करते हैं हम लोग, हल का यूज करते हैं। ठीक है, तो बस इसका आप ध्यान रखिएगा। तो प्लाउड का मतलब क्या बनता है, कल्टिवेटेड, ये तो आसान वर्ड था। बुलडोज्ड होता है ढहा देना, तोड़ देना, डिमोलिश कर देना, जो योगी जी करते हैं यूपी में। ठीक है, रिकवर्ड होता है किसी चीज को वापस प्राप्त करना, पुनः प्राप्त करना। ठीक है, ये रिकवर हो गया। इंस्टिल्ड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर ना डालना, इंक्लूड करना, शामिल करना। तो आंसर क्या बनेगा, खेती करने से प्लाउड का सेंस, ये इजी वर्ड है। ठीक है, चलो बच्चों अगला देखें। अगला हमारे पास क्या चीज़ है भाई, देखा जाता है पैराजम्बल्स। ठीक है, अब क्योंकि ये पैराजम्बल्स है, ठीक है, और हमारे पास टाइम का है थोड़ा सा भाई इस समय कमी। ठीक है, तो क्या करेंगे, कल जब आप मुझे मिलोगे क्लासरूम नंबर 2 में, ठीक है, क्लास 2 जो होगी आपके पास इस सीरीज की, ठीक है, ये सीरीज की जो क्लास 2 होगी, कल हम 2 काम करने वाले हैं। ठीक है, कल हम 2 काम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले सीखेंगे पैराजम्बल्स करने का, यानी कि PQRS करने का क्या टेक्निक होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी टेक्निक सीखनी बहुत जरूरी है। ठीक है, टेक्निक भी क्यों, क्योंकि ये 2 प्रकार का होता है, इसके अंदर एक टाइप 1 आता है और एक टाइप 2 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मेरे साथ टाइप 1 टाइप 2 की टेक्निक सीखेंगे, उसके बाद में हम करेंगे थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो काम बनेगा नहीं मेरे बच्चों। ठीक है, हम इसके कुछ MCQs लगाएंगे, हम इसके कुछ PYQs लगाएंगे। ठीक है, ये काम तो जरूरी होगा, जैसे मैंने कहा था स्ट्रैटेजी के अंदर आपको टेक्निक भी सीखना है, आपको उसके MCQ PYQs भी करने हैं। ठीक है, और फिर क्योंकि हमारा क्लास 2 में ग्रामर भी पढ़ना है, तो हमारे पास लगभग करीबन 15 से 20 मिनट, 15 to 20 मिनट्स हमारे पास इधर के हिस्से पे जाएंगे PQRS पर, और जो बचा हुआ 1 घंटे में से जो टाइम बचेगा हमारे पास 40 मिनट करीब का समय, तो 40 मिनट्स में हम लोग ग्रामर शुरू करेंगे। हम लोग स्टार्टिंग करेंगे विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, किसके, आर्टिकल्स के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, और उसके एग्जांपल्स करेंगे साथ में, और उसकी कुछ MCQs और PYQs करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट कराता जाऊंगा उसके एग्जांपल्स बनाता जाऊंगा, और फिर आखिरी में प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसके हम MCQs और PYQs करेंगे, ये आपके पास रहेगा। ठीक है, फिर अगला जो रहेगा, जब आपका पैसेज का बारी आएगी तो उसमें पैसेज भी करवाऊंगा जब आपके मॉक टेस्ट में आएगा तो। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यहाँ पे रोक दिया है क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, लेकिन कल का काम देख लीजिए, कल आपको पैराजम्बल्स का टेक्निक सिखाऊंगा, टेक्निक सिखाने के बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस कराने के बाद में जब ये हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, अपना एक क्लोज टेस्ट का भी छोटा सा हिस्सा होता है, टेक्निक समझ लेंगे कि क्लोज टेस्ट का भी टेक्निक क्या होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, ताकि आपका 1 या 2 दिन के बाद ये दिक्कत ना रहे कि सर PQRS कैसे लगते हैं ये बता दो, या क्लोज टेस्ट कैसे लगता है ये लगा दो, क्योंकि टेस्ट में तो ये आएगा ही। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये हिस्सा आपको स्टेप बाय स्टेप में कराता जाऊँ। ठीक है, और पैसेज से तो हम लोग डील करने वाले ही हैं जब हम एडिटोरियल्स कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो ये आपके पास इसका टेक्निक वगैरह सारा सिखाने का काम है, धीरे धीरे करके बनता जाएगा। आज क्योंकि फर्स्ट डे था इसलिए ज़्यादा आपको मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आप बस, मेरा यही कहना है कि साथ में मेरे आप बने रहिए, इस पूरी क्लास को लगातार देखिए, जैसे एक रेगुलर सेशन को आप लोग पढ़ते हैं ऐसे लेके चलिएगा। रिकॉर्डेड रखने का मतलब ये है कि आप उसको अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर में अलग अलग रख रहा हूँ ताकि आपको एक जैसा हो ना कि मोनोटनस ना हो जाए कि सर वहाँ पे भी ये पढ़ा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी ये पढ़ रहे हैं। जो यूट्यूब पे बच्चे हैं उनके लिए तो भाई चांदी चांदी है भाई, मज़ा ही मज़ा है। ठीक है, बढ़िया से काम करना अपना आप लोग। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्पीड संबंधित, समझाने संबंधित या और कोई दिक्कत, तो फौरन मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा। ऑलराइट, सो इसी नोट पे आज के सेशन को एंड करते हैं। सब प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखें, सब अपने घर में कुशल रहें। ठीक है, और पढ़ाई जरूर करें। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।